स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड स्पेशल क्लास में आप सभी का मैं दास सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट, यानी कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके झारखंड जीएस पेपर 2 का। ये जो झारखंड जीएस पेपर 2 है, इसमें जो स्टूडेंट्स लोगों का सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक चैप्टर बोले, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन छूटने का चांस बनता है, तो वो आपका यही है सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट, यानी कि झारखंड में भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में इसको पढ़ना और समझना स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा इसका लैंग्वेज है ना, और ऐसा इसका जो है सो बहुत सारा टर्म है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा क्रिटिकल है, डिफरेंट है, समझ गए ना, एक्ट और अधिनियम वाला लैंग्वेज है। तो होता क्या है ना कि इसको रटना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक अमेजिंग क्लास, और आई थिंक सो कि ये क्लास आप लोगों का लगातार चलेगा, सेशन वाइज चलेगा, समझ गए ना। तो एक ये अमेजिंग क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। और सबसे बड़ा बात ये है कि जो क्लास का कंटेंट होगा ना, ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक एक टर्म को समझाएंगे। जो भी टर्म होता है ना, वो आप याद इसलिए नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज को इसलिए समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सब का सब जो है किताबी लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा हट करके एक डिफरेंट वे में ईच एंड एवरीथिंग को समझाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और साथ में आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। और जो इंग्लिश और हिंदी है ना, इंग्लिश हिंदी जब आप समझिएगा दोनों में चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा आपको आसान लगेगा ये चैप्टर भी अदर चैप्टर के जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी एग्जाम में इस पर्टिकुलर सेक्शन से है ना, सीएनटी एसपीटी एक्ट यानी कि झारखंड में भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम से टोटल 12 प्रश्न आता है। टोटल 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जब हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज का क्लास को, ठीक है, आज के क्लास को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे, आज बेसिकली आप लोगों का फर्स्ट क्लास है ना, सीएनटी एक्ट पर। तो आज जो बेसिकली हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, तो लास्ट में हम लोग ना इस सेक्शन से है ना, इस क्लास से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी कि एक कंप्लीट रिवीजन भी लास्ट में होगा, और इस क्लास के एंड होने के बाद जो भी कुछ आज क्लास में पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा, और आप बिल्कुल एकदम इजी फील कीजिएगा और इजी वे में इस सीएनटी एक्ट को पढ़िएगा, समझिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि हम लोगों का झारखंड स्पेशल क्रैश कोर्स भी चल रहा है ना, जीएस पेपर 2 के लिए। तो अगर आप लोग कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया है उस पर जरूर कॉल कीजिए और अपने क्लास टाइमिंग का पता लगाइए। और साथ ही अगर आप जेपीएससी जीएस पेपर 2 का नोट्स चाहते हैं, है ना, और नोट्स देखना चाहते हैं किस टाइप का नोट्स है, तो हमें जरूर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएनटी एक्ट जब आप पढ़िएगा, ये क्लास तो यूट्यूब पे लगातार आएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हैं ना, तो ये नोट्स आपको हमारे ऑफिशियल ऐप है ना, जिसपे हम लोग क्लास लेते हैं, तो उस ऐप पर ये अवेलेबल होगा। ऐप का नाम है दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप। यानी कि जब आप प्ले स्टोर में दास सर ऑफिशियल टाइप कीजिएगा तो आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहां से आप इसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, और साथ ही इसका पीडीएफ आप ऐप पर पाएंगे। और इसके साथ साथ ऐप पर और कुछ नोट्स का भी पीडीएफ है, कुछ हमारे लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी आपको वहां पर मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल इस ऐप से आपको जेपीएससी या जेएसएससी जिसका भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सीएनटी एक्ट।
डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी एक्ट के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि सीएनटी एक्ट क्या है, कब पारित किया गया, इसका पारित करने का उद्देश्य क्या है ना, इसके जो अध्याय हैं उसमें किस किस चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है, समझ गए, उनके मुख्य प्रावधान क्या है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्योंकि ये बेसिक क्लास है, तो अंडरस्टैंडिंग तो आपका अच्छा होगा ही, साथ में आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आज जो हम क्लास ले रहे हैं ना, जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आएगा, क्योंकि सीएनटी एक्ट से आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो 2 क्वेश्चन ना 1 से 2 क्वेश्चन आज ही के क्लास से आ जाएगा। एकदम अच्छे से समझना ईच एंड एवरीथिंग को। सीएनटी एक्ट आने से पहले भी बहुत सारा था भूमि अधिनियम, है ना, जमीन संबंधी कानून। तो जो भी कानून था, अधिनियम था सीएनटी एक्ट आने से पहले, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट उसको एक अलग स्पेशल क्लास में डिस्कस करेंगे। उसको आज के क्लास के साथ हम लोग मिक्स नहीं करने जा रहे हैं। तो सीएनटी एक्ट, ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, है ना। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो आपको याद होगा कि 1908 के समय, है ना, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये भी कभी कभी पूछता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है, इन्हीं के समय में जो है ये पारित हुआ। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो है ये इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 की धारा 5 के तहत, इसको एकदम याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछता है ना, इंडियन काउंसिल अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल अधिनियम के धारा 5 के तहत, धारा 5 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पारित करने का अनुमति बंगाल काउंसिल को दिया गया। समझ गए ना, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ये बंगाल काउंसिल टर्म को भी याद रखिएगा, समझ गए ना, ये बंगाल काउंसिल भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। और बंगाल काउंसिल के बारे में हम लोग बैक में भी पढ़ेंगे, है ना, इससे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे, है ना, कि पहले भाई ये टेनेंसी एक्ट आने से पहले क्या कंडीशन था, है ना, उसको भी अच्छे तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताया कि इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना, का 1892 ईस्वी में, ये डेट भी याद रखिएगा, 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की धारा 5 के तहत, ठीक है, 1892 का धारा 5 के तहत जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया। आपके दिमाग में एक तुरंत क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये जो सीएनटी एक्ट है, इसको पारित क्यों किया गया, इसका क्या उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अगर हम लोग इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली उस समय होता क्या था, आदिवासियों का जमीन को जो है ना बड़े स्तर पे हड़पा जाता था, समझ गए ना। तो इसका जो सीएनटी एक्ट लाने का, पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था यहाँ के आदिवासियों के जमीन को बाहरी व्यक्तियों से बचाना। यहाँ के आदिवासियों के जमीन को बाहरी व्यक्तियों से बचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आदिवासी का सामाजिक स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा खराब था, राजनीतिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब था, समझ गए ना। वो लोग जो है सो ना ही शिक्षित थे, ना ही जागरूक थे, है ना, शिक्षा और जागरूकता का तो बहुत ज़्यादा कमी था उनके बीच। तो होता क्या था ना कि जो भी बाहर से आते थे, है ना, यहाँ पर बसने के लिए, तो वो लोग जो है ना आदिवासियों को बहला फुसला करके, है ना, उनका जमीन हड़प लेते थे, है ना। और धीरे धीरे ये स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बड़ा स्तर पे, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, समझ गए। तो मुख्य उद्देश्य जो था सीएनटी एक्ट लाने का, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आदिवासियों की जमीन को बाहरी व्यक्तियों से बचाना, ठीक है।
और ये जो एक्ट लाया गया ना, इसमें एक शानदार प्रोविजन ये भी है ना, सीएनटी एक्ट 1908 में, कि आदिवासी की जमीन को सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोविजन किया गया है इसमें, है ना, कि आदिवासी की जमीन को आदिवासी ही खरीद सकता है। वो आदिवासी जो परचेज करेगा ना, वो उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए। अगर थाना क्षेत्र भी अलग हुआ ना, तो आप जो है सो जमीन नहीं खरीद सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप जो है सो नगरी में रहते हैं, समझ गए ना, नगरी थाना क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना, आप आदिवासी हैं और आप जमीन बेचना चाहते हैं अपना, तो आप अपने ही थाना क्षेत्र में निर्वासित, है ना, जो आदमी रहता है, जो व्यक्ति रहता है, उसी को जो है आप बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रांची का आदमी जाकर के जो है सो उस जमीन को परचेज कर लेगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविजन था कि आदिवासी की जमीन को उसी थाना क्षेत्र में रह रहे कोई आदिवासी ही खरीद सकता है। ये तो बहुत एक अच्छा यहाँ पर प्रोविजन था। सीएनटी एक्ट जो 1908 में पारित किया गया, तो कभी कभी ना इसमें डेट ही पूछता है, ठीक है, कि 1908 में कब पारित किया गया, सीएनटी एक्ट कब पारित किया गया। याद रखिएगा 11 नवंबर 1908, ठीक है, ये याद रखना 11 नवंबर, है ना, 11 नवंबर 1908 को, ठीक है, 1908 को ये जो है ना पारित किया गया। 11 नवंबर 1908 को सीएनटी एक्ट पारित किया गया। इसको याद रखिए, कई बार पूछता है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है कि सीएनटी एक्ट 1908 की रूपरेखा किसने तैयार की, है ना, यानी कि ब्लूप्रिंट कौन दिया, ठीक है, रूपरेखा किसने तैयार की, रूपरेखा, ठीक है, ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, एक पादरी थे जर्मनी के, समझ गए ना, ये जो पादरी हैं, ये पादरी छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सामाजिक कार्य में सक्रिय थे, है ना, जिनका नाम है जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ठीक है, नाम याद रखना, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ठीक है। ये जो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन थे, ये जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जो है सीएनटी एक्ट का रूपरेखा तैयार किए थे। बेसिकली ये एक पादरी थे, है ना, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय थे सामाजिक कार्य में। और यहाँ से एक और क्वेश्चन फॉर्म होता है, याद रखिएगा, कि सीएनटी एक्ट, है ना, को तैयार करने में, ठीक है, एक और आदमी थे मिस्टर लिस्टर, ठीक है, क्या नाम है, मिस्टर लिस्टर। ये जो मिस्टर लिस्टर है ना, ये भी सक्रिय भूमिका निभाए थे, है ना, अहम योगदान दिए थे, ठीक है, इसको बनाने में, ठीक है। यानी कि मिस्टर लिस्टर जो थे, है ना, वो उनका भी सीएनटी एक्ट तैयार करने में, ठीक है, अहम भूमिका था, सराहनीय भूमिका था। ये भी कभी कभी पूछता है ना, मेनी टाइम्स तो यही पूछता है, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन, ठीक है, जिन्होंने सीएनटी एक्ट का क्या तैयार किए, तो ब्लूप्रिंट तैयार किए, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ तो 3 क्वेश्चन और बनता है कि सीएनटी एक्ट 1908 जो है ना, सीएनटी एक्ट 1908 जो है ना, इसमें 19 अध्याय है। कितना अध्याय है, तो 19 अध्याय है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सीएनटी एक्ट में कितना अध्याय है, तो 19 अध्याय है, 19 चैप्टर्स है ना। और उसके अलावा कितना धारा है भी पूछता है, याद रखना 271 धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं, है ना, टोटल 271 सेक्शन है इसमें। और कितनी अनुसूचियां हैं अगर पूछेगा, तो 2 अनुसूचियां हैं, है ना, इसको भी याद रखिएगा, 2 अनुसूचियां हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीएनटी एक्ट जो है ना, सीएनटी एक्ट 1908 को जनजातियों का महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा बोला जाता है, समझ गया ना। जनजातियों का सीएनटी एक्ट को क्या बोलते हैं, सीएनटी एक्ट को जनजातियों का महाधिकार पत्र बोला जाता है, महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा बोला जाता है, समझ गए ना। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है ना। इसके अलावा आपको ये पूछ सकता है कि सीएनटी एक्ट का विस्तार क्षेत्र कहाँ है, समझ गए ना। सीएनटी एक्ट का विस्तार क्षेत्र कहाँ है, याद रखिएगा, सीएनटी एक्ट का जो विस्तार क्षेत्र है वह है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल। कौन कौन सा बोले, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल।
ये जो आपका CNT एक्ट 1908 है ना, ये वर्तमान समय में छोटा नागपुर के सभी प्रमंडल में, है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र के सभी प्रमंडलों में, है ना, चाहे वो स्थान देहात का हो चाहे वो शहरी हो, समान रूप से प्रभावी है। समझ गए? ये था आपका CNT एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिससे आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आएगा, और आई थिंक सो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, इसके अध्याय के बारे में समझते हैं, है ना, इसके धाराएं के बारे में समझते हैं, है ना, CNT एक्ट में और आगे क्या क्या प्रोविजन है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं CNT एक्ट 1908 का जो 19 अध्याय है, 19 चैप्टर है, 271 सेक्शन है और 2 अनुसूचियां हैं इसके बारे में। क्योंकि अगर आपको ये अध्याय चैप्टर्स का आइडिया नहीं रहेगा ना, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर आप JPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता आ रहा है कि आपसे अगर मान लीजिए पूछेगा कि CNT एक्ट छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 2 का मुख्य प्रावधान क्या है, ठीक है, या फिर आपसे अगर पूछेगा कि भूधारक के बारे में किस अध्याय में उल्लेख मिलता है, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आप तब बना पाइएगा जब आपको इसका जो 19 अध्याय है, चैप्टर है, उसका आइडिया होगा, साथ ही इसका जो मुख्य प्रावधान है उसका भी आइडिया होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CNT एक्ट का जो 19 चैप्टर है उसमें हम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर जो है हमारा है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसका मुख्य प्रावधान क्या है। उसके बाद जब आप चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप समझ भी पाइएगा और बहुत ही आसानी से आप डील भी कर पाइएगा, बहुत ही आसानी से आप याद भी कर पाइएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि किस चैप्टर में का नाम क्या है और साथ ही में उस चैप्टर का मुख्य प्रावधान क्या है, किस धारा के कौन कौन सा कितना से कितना धारा का के बारे में दिया गया है। समझ गए? तो आपका जो है CNT एक्ट, इसमें हम लोग जानते हैं कि 19 अध्याय है, 271 धारा है और 2 अनुसूचियां हैं। तो इसका जो अध्याय 1 है, ठीक है, इसको प्रारंभिक बोलते हैं, है ना, ये 1 से 3 धारा तक है, यानी कि इसमें 3 धारा है, 1, 2 और 3, है ना। और इसका जो मुख्य प्रावधान है, समझ गए ना, वो है अधिनियम का संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, यानी कि शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये आपका धारा 1 है। धारा 2 में जब हम लोग पहुंचेंगे तो धारा 2 में बेसिकली दिया हुआ है आपका निरसन के बारे में। अब देखिए निरसन, है ना, निरसन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निरसन को साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं रद्द करना, समझ गए ना, रद्द, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं रिपील। तो जब आप इसको लोकल लैंग्वेज में समझिएगा ना तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, है ना, और बहुत आसानी से आप डील भी कर पाइएगा, है ना, ईच एंड एवरीथिंग याद भी कर पाइएगा। और इसका जो धारा 3 है ना, CNT एक्ट का, है ना, अध्याय 1 धारा 3, ठीक है, उसमें डिस्कस किया गया है परिभाषाएं के बारे में, यानी कि डेफिनेशंस के बारे में, है ना। बहुत सारा डेफिनेशन है ना, रिलेटेड, जैसे कि काश्तकार किसको बोलते हैं, है ना, उसके अलावा जो है कोड़कर किसको बोलते हैं, कृषि वर्ष किसको बोलते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो है ना बहुत सारा यहाँ पर टर्म मिलेगा जिसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ों को समझ भी पाइएगा, याद भी कर पाइएगा। चलिए अध्याय 2 जो है ना इसका, है ना, अध्याय 2 में बेसिकली डिस्कस किया गया है काश्तकारों का वर्ग। काश्तकारों का वर्ग मतलब वर्ग हो गया मतलब क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, ठीक है, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ये आपका धारा 4 से 8 तक डिस्कस किया गया है और इसमें आपको बेसिकली काश्तकारों के वर्ग यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भूधारक के बारे में पढ़ेंगे। भूधारक को इंग्लिश में बोलते हैं टेन्यूर होल्डर। अब अगर आपको पता ही नहीं है भूधारक क्या होता है ना, इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रैयत के बारे में और मुंडारी खूट कट्टीदार का अर्थ। आपको ये पता नहीं है कि रैयत क्या होता है भाई, मुंडारी खूट कट्टीदार किसको बोलते हैं, तो आप याद नहीं कर पाइएगा, है ना। क्वेश्चन को आप बना तो लीजिएगा, आंसर भी टिक कर लीजिएगा, याद कीजिएगा और बार बार भूलिएगा। तो ये हम लोग जब अध्याय 2 चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से साधारण लैंग्वेज में, है ना, ईच एंड एवरीथिंग समझा देंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहिएगा, ठीक है। इसका जो अध्याय 3 है उसमें हम लोगों को पढ़ना है भूधारक के बारे में, यानी कि अगर आपसे पूछता है कि काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 3 में मुख्यतः किसका उल्लेख है तो आंसर हो जाएगा भूधारक, है ना, यानी कि टेन्यूर होल्डर।
भूधारक एवं भूइहारों का लगान वृद्धि है ना, साथ ही भूमि के अंतरण का निबंधीकरण से संबंधित जो है जानकारी हमको इस चैप्टर में मिलेगा। तो अब देखिए कितना कठिन लैंग्वेज है, समझ गए ना। भूधारक, एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि भूधारक किसको बोलते हैं, भूइहारों किसको बोलते हैं, समझ गए ना। लगान समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए भूमि के अंतरण एवं निबंधीकरण, तो आपको बता दें अंतरण को जनरल लैंग्वेज बोलते हैं ट्रांसफर करना, समझ गए ना। निबंधीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब आप इसको एकदम इजी लैंग्वेज में समझिएगा तो आई थिंक सो बहुत कंफर्टेबल रहिएगा और बहुत इंजॉय भी कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आज का क्लास का पर्टिकुलर आप नोट्स तो बना ही लीजिए, और जो भी अध्याय है वो अध्याय का आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब आपको चैप्टर्स का आइडिया रहेगा ना तो आपको बहुत अच्छे से आप डील कर पाइएगा, और क्वेश्चन भी आपका इससे पूछता है, इसलिए भी याद रहना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद भी होते चले जाएगा। अध्याय 4 में जो कि बेसिकली 16 से धारा 16 से 36 तक जो है दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम लोग अधिभोगी रैयत के बारे में पढ़ेंगे। अधिभोगी रैयत को बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। अधिभोगी रैयत का इसमें अधिकार पढ़ेंगे। अधिभोगी रैयत का को बेदखली से संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अधिभोग जोत के कतिपय अंतरण का निबंधीकरण एवं लगान आदि के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। आपको हम समझ रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अधिभोग रैयत के अधिकार क्या होते हैं, भाई अधिभोग रैयत किसको बोलते हैं, तो दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, समझ गए ना। अधिभोग जोत किसको बोलते हैं, ये जोत का कुछ विशेष अर्थ होता है क्या, दिमाग में आ रहा होगा ये सब चीज, समझ गए ना। ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए ना, और बहुत ही आसानी से डिस्कस करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। अध्याय 5 जो है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। अध्याय 5 खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के संबंध में है, समझ गया ना, यानी कि रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स, समझ गए। और इसका धारा 37 में जिक्र किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 37 में किसका उल्लेख है, तो याद रखिएगा धारा 37 में खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, यानी कि रैयत हैविंग खूटकट्टी राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, के बारे में उल्लेख मिलता है। चैप्टर 6 अध्याय 6 में अनाधिभोगी रैयत, ठीक है, अंधिभोगी रैयत के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब ये टर्म ही देखिए कितना डिफिकल्ट है, अंधिभोगी रैयत, ठीक है। अंधिभोगी रैयत किताबी लैंग्वेज में जब पढ़िएगा ना तो और कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना खतरनाक लैंग्वेज दिया हुआ है ना। आप खुद भी पढ़े होंगे कई बार और आप फील भी किए होंगे, है ना, कि इस लैंग्वेज को कैसे टैकल किया जाए। तो टैकल आप आसानी से कर सकते हैं जब आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा तो, ठीक है। तो चैप्टर 6 याद रखिएगा, अंधिभोगी रैयत से रिलेटेड है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, यानी कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में हम लोग धारा 38 से धारा 42 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट धारा होगा उसको हाईलाइट भी करेंगे। टोटल 271 धारा आपको रटने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब का सब धारा से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें कुछ सिलेक्टेड धारा जो है ना आपको 30-40 हो, उसको अगर कमांड कर लीजिएगा तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो है अंधिभोगी रैयत, ठीक है, अंधिभोगी रैयत के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसका लगान और पट्टा के बारे में पढ़ेंगे। लगान में वृद्धि का क्या शर्त है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे बेदखल करने का जो अधिकार है ना, और उसका जो गिवन शर्त है उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। अध्याय 7 में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमि के बारे में, समझ गए ना। और ये धारा 43 में इसका डिस्कशन किया गया है, समझ गए। यानी कि सीएनटी एक्ट के धारा 43 में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ चैप्टर्स 4 और 6 के बारे में ध्यान रखिएगा। अध्याय 8 जो है इसका डिस्कशन है धारा 44 से लेकर के 51 तक। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण, समझ गए, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण।
अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा भाई जोत को क्या बोलते हैं, जोत क्या होता है, भूधृति क्या होता है, पट्टा किसको बोलते हैं, अंतरण किसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म है, समझ गए ना। इसको आप एज इट इज रटने की कोशिश कीजिएगा तो 2-4 दिन में भूल जाइएगा, समझ गए ना। तो इसको एज इट इज नहीं रटना है, इसको समझ के याद करना है। जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग समझा देंगे, समझ गए। जोत को इन जनरल बोलते हैं होल्डिंग्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल्डिंग्स। और भूधृति जो होता है ना वो टेन्यूर्स होता है, समझ गए ना। पट्टा जो होता है वो लीज होता है, लीज आप लोग आई थिंक सो समझ रहे होंगे। अंतरण मतलब होता है ट्रांसफर, यानी कि लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स एंड टेन्यूर्स के संबंध में हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, अध्याय 8 में, समझ गए ना। कि रैयत का पट्टे का अधिकार क्या था, क्या होता है, समझ गए ना। रैयत द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर क्या क्या प्रतिबंध है, उसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख धारा 44 से धारा 51 तक किया गया है। अब आ जाइए चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में बेसिकली लगान के बारे में साधारण उपबंध है, समझ गए ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और इसका उल्लेख आपको 51 क से लेकर के, है ना, 63 धारा तक दिया हुआ है, यानी 51 क धारा से लेकर 63 तक इसमें दिया हुआ है। बेसिकली इसमें किस्तों का प्रावधान क्या है, लगान लगान भुगतान की रीतियां क्या है, क्या क्या तरीका है ना, लगान क्या है, उसके साथ साथ ब्याज दर के लिए रसीद, इस सब के बारे में आपको मिलेगा, समझ गए। यानी कि अध्याय 9 बेसिकली संबंधित किससे है, तो जनरल प्रोविजन एज टू रेंट, ठीक है, एज टू रेंट, यानी कि लगान के बारे में साधारण उपबंध से संबंधित है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बनता है 9A, समझ गए ना, अध्याय 9A। तो 9A भी कभी कभी पूछता है, ध्यान रखिएगा। 9A में बंजर भूमि का बंदोबस्त से संबंधित उल्लेख है, समझ गए ना। कि बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे के द्वारा किया जाने का क्या क्या प्रावधान है वो आपको 9A में मिलेगा। ये बेसिकली 63 क और 63 ख धारा में इसका उल्लेख है, समझ गए। बंजर भूमि का बंदोबस्त मतलब हो गया सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड का जो भी प्रोविजन है वो आपको 63 क और 63 ख धारा में दिया हुआ है, जो हम लोगों को 9A के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ाई करना है, समझ गए। अध्याय 10 में आ जाइए। अध्याय 10 में बेसिकली है भूस्वामी एवं काश्तकार के लिए विविध उपबंध, समझ गए। भूस्वामी एवं काश्तकार के लिए विविध उपबंध, यानी कि मिसलेनियस प्रोविजन फॉर लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड भूस्वामी आप लोग समझ रहे होंगे, काश्तकार टेनेंट। तो जो नए स्टूडेंट होंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, उनको ये काश्तकार वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, टेनेंट वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ गए ना। भूस्वामी तो समझ में आ गया होगा लैंडलॉर्ड से, है ना, बट टेनेंट वर्ड, है ना, काश्तकार वर्ड ऊपर ऊपर उड़ गया होगा। तो डोंट वरी, एकदम अच्छे से समझाएंगे चैप्टर 10 में, है ना। और उससे पहले ही चैप्टर 10 आने से पहले ही आपको बहुत कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा और एक एक भाषा भी समझ में आएगा। और क्लास के बाद जब आप खुद से बुक को पढ़िएगा तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, क्योंकि ये समझने वाला चैप्टर है, इसको आप रट के काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, ये जो भूस्वामी एवं काश्तकार के लिए विविध उपबंध है ना, मिसलेनियस प्रोविजन रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है, इसका धारा 64 से 75 तक उल्लेख है, समझ गए ना। इसमें बेसिकली आपको मिलेगा कोरकर के बारे में, बेदखली का नियम, रैयत भूमि का परित्याग एवं भूमि के माप से संबंधित जो है जानकारी आपको इसमें मिलेगा। तो आपको दिमाग में तुरंत करंट क्लिक कर रहा होगा कि भाई ये कोरकर किसको बोलते हैं, है ना, नया टर्म आ गया कोरकर। तो ये कोरकर क्या होता है ना, जब हम लोग अध्याय 1 पढ़ेंगे उसमें धारा 3 के अंतर्गत परिभाषा है, समझ गया ना। उस परिभाषा में आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा कि कोरकर किसको बोला जाता है, समझ गए। अब आ जाइए अध्याय 11। अध्याय 11 में बेसिकली डिस्कशन किया गया है रूढ़ि एवं संविदा के बारे में, समझ गए ना, रूढ़ि एवं संविदा के बारे में, समझ गए ना। इससे संबंधित जो वास भूमि के संबंध में भी इसमें आपको जानकारी मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अध्याय 11 रूढ़ि एवं संविदा, ये रूढ़ि क्या होता है, संविदा क्या होता है। तो भाई कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा टर्म है। रूढ़ि मतलब होता है कस्टम्स और संविदा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, समझ गए ना। यानी कि अध्याय 11 में हम लोग जो है कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना, जिसका उल्लेख आपको 76 से लेकर के 79 धारा तक किया गया है ना। एक दो अच्छा प्रोविजन है जो कि एग्जाम में पूछता है, एक दो अच्छा धारा है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट धारा है जिसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ये अध्याय 12 में उल्लेख किया गया है अधिकार, अभिलेख और लगान का निर्धारण। अधिकार, अभिलेख और लगान का निर्धारण यानी कि बंदोबस्ती के संबंध में आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। बंदोबस्ती को ही हम लोग निर्धारण बोलते हैं, समझ गए ना। यानी कि इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड रेंट के बारे में हम लोग अध्याय 12 चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। और इसका उल्लेख धारा 80 से लेकर के 100 के बीच किया गया है, धारा 80 से 100 के बीच। अभी आपको टोटल याद नहीं रहेगा, धारा तो छोड़ दीजिए, अभी धारा आपको याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अध्याय का नाम, किस अध्याय में किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है उसको एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि कम से कम ऊपर ऊपर दिमाग में रहे, है ना। क्योंकि जब इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो वो सब चीज जो है ना आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आपके लिए हम समझ रहे हैं कि नाम याद करना थोड़ा सा टफ काम है, ठीक है, बट डोंट वरी, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, समझ गए ना। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन को बना लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो बस आप एकदम क्लास को कंटिन्यू कीजिए, है ना, और एकदम अच्छे से समझते चले जाइए। कुछ बाउंस कर रहा है होने दीजिए, डोंट वरी, ठीक है। अध्याय 13 में आ जाइए। अध्याय 13 में आपको डिस्कशन किया गया भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख। किसके बारे में बात किया गया है, तो भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख के बारे में बात किया गया है। यानी कि प्रेडिशियल कंडीशन एंड कम्यूटेशन एंड रिकॉर्ड देयर ऑफ के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अध्याय 13 धारा 101 से 117। अध्याय 14 में बात किया गया है भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा और अभिलेख, ठीक है। भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा और अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज लैंड। विशेषाधिकार युक्त भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिविलेज लैंड बोलते हैं, है ना। यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज लैंड के बारे में अध्याय 14 धारा 118 से 126 के बीच, है ना, बताया गया है। उसका परिभाषा बताया गया है, विशेषाधिकार युक्त भूमि का परिभाषा क्या है ना, और साथ ही इसके अभिलेख के संबंध में जानकारी आपको अध्याय 14 में मिलेगा। अध्याय 15 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अध्याय 15 में अधिकार अभिलेख के साथ साथ खूंटकट्टी अधिकार हो गया, रैयत हो गया, ग्राम मुखिया हो गया, है ना, एवं अन्य अधिकारी वर्ग के बारे में, वर्ग की बाध्यता यानी कि लिमिटेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो अध्याय 15 जिसका उल्लेख 127 से 134 तक किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट ये अध्याय 15 ही डायरेक्ट पूछ लेता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अध्याय 16 चैप्टर 16 में ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। इसमें डिस्कस किया गया है उपायुक्त संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। इसलिए आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप देखो चैप्टर का अगर आपको आइडिया रहेगा ना तो आंसर एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। अगर आपको धारा नहीं भी याद है, नो प्रॉब्लम, आंसर एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये जो बात किया गया है ना, ये कौन सा चैप्टर में बात किया गया है, समझ गया ना। आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल लीजिएगा बहुत ही अमेजिंग तरीका से, समझ गए ना। तो आप एकदम अच्छे तरीके से बस चैप्टर का नाम को दिमाग में सेट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चैप्टर 16 आपको क्या बोले, जुडिशियल प्रोसीड्यूर इन द मैटर्स कॉग्निजेबल बाय डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। उपायुक्त का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर, यानी डिप्टी कमिश्नर द्वारा संज्ञेय में जो भी विषय होता है उसका न्यायिक प्रक्रिया के बारे में अध्याय 16 में बात किया गया है। धारा 135 से 229 तक इसका डिस्कशन किया गया है। 135 से 229 तक थोड़ा सा काफी बड़ा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धारा है जिसको आपको दिमाग में रखना है। जब अध्याय 16 पढ़ाएंगे तो एकदम अच्छे से समझा देंगे, समझ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 17 बहुत बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा। अध्याय 17 में
परिसीमन के बारे में चर्चा किया गया, परिसीमन के संबंध में। अब ये परिसीमन क्या बोलता होता है भाई? तो परिसीमन को ही परिसीमा भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेशन। यानी कि अध्याय 17 का मुख्य प्रावधान है परिसीमन के संबंध में। ध्यान रखिएगा 230 से 238 धारा के बीच में चर्चा किया गया है ना, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है धारा 18, अध्याय 18। अध्याय 18 जो है ना, इसमें मुंडारी खूट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध है। किसके बारे में विशेष उपबंध है? तो मुंडारी खूट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध है। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू मुंडारी खूट कट्टीदार, समझ गए? इसके बारे में आपको स्पेशल मिलेगा। 239 से लेकर के 256 के बीच में इसका हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर धारा मिलेगा, जब इस चैप्टर को आएंगे अध्याय 18 पे जब चर्चा करेंगे तो, है ना, उसको वहां पे समझाएंगे। और साथ ही आपको ये टर्म भी उस समय क्लियर होगा कि मुंडारी खूटकट्टीदार क्या होता है, इससे क्या क्या इसका उपबंध है ना, क्या क्या प्रोविजन है इसमें। लास्ट है आपका अध्याय 19, है ना, अध्याय 19 चैप्टर 19, ये है अनुपूरक उपबंध यानी कि सप्लीमेंटल प्रोविजन, समझ गए ना। इसका 257 से लेकर के 271 तक चर्चा किया गया है। इसमें आपको बेसिकली संयुक्त भूस्वामी, आदेशिका खर्च, नियम, अधिसूचना आदि के विषय में आपका अनुपूरक उपबंध है ना, सप्लीमेंटल प्रोविजन आपको मिलेगा। तो अध्याय 19 भी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। तो ये आपका था अध्याय 19 तक का ब्यौरा, यानी कि किस अध्याय में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है और उसका क्या क्या धारा है, समझ गए। तो धारा भले ही आपको याद नहीं रहे, बट जो मेन हेडिंग है ना, यानी अध्याय का नाम और साथ में जो उसका मेन प्रोविजन बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आपको अध्याय का नाम 19वें अध्याय का नाम खाली याद रखिएगा ना कि 18 में मुंडारी खूटकट्टीदार के विषय में उपबंध है, समझ गया ना। अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध है, समझ गया। अध्याय 11 में रूढ़ि एवं संविदा यानी कि कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया गया है। अध्याय 17 में परिसीमा या लिमिटेशन के बारे में बात किया गया है। तो ये बस आपको याद रहेगा ना, तो आप यकीन कीजिए आप क्वेश्चन को एलिमिनेट आसानी से कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इजीली आंसर कर लीजिएगा, समझिए, सिर्फ इतना से। और आगे का जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना, जब आपको चैप्टर वाइज, इसके बाद तो आपको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे कि अध्याय 1 में धारा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ना, कौन सा धारा में क्या बात किया गया है ना, सबका मीनिंग समझाएंगे। तो तब आपका और कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, समझ गए। तो आपको बेसिकली अभी क्या काम है, आपका होमवर्क क्या है कि आप 1-2 बार बस ट्राई करेंगे। 19 चैप्टर जो है ना, कौन सा चैप्टर में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है उसको याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ ही आपको बता दें कि 19 अध्याय 271 धारा के अलावा इसमें 2 अनुसूची भी है, समझ गए। एक अनुसूची ए, अनुसूची बी, ठीक है। तो ये जो 2 अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची ए और अनुसूची बी। तो अनुसूची क और ख जो है, ठीक है, अनुसूची ए। तो अनुसूची ए में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है, अनुसूची बी के बारे में किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची ए में छोटा नागपुर मंडल में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची के बारे में चर्चा किया गया है। किस चीज के बारे में, किसके संबंध में है अनुसूची ए? तो छोटा नागपुर मंडल में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची आपको यहाँ पर मिलेगा। अनुसूची बी किसके संबंध में है? याद रखिएगा, मानभूम जिले यानी कि धनबाद में निरस्त अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की सूची के संबंध में आपका कौन सा है, अनुसूची बी। तो आप एकदम अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। आई थिंक सो एकदम अच्छे तरीके से आप समझ भी गए होंगे, है ना, कि अध्याय क्या है, इसका प्रावधान क्या है और इसमें 2 अनुसूची है, उसमें किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएनटी एक्ट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि अभी तक जो भी हम लोग सीएनटी एक्ट में पढ़े हैं, है ना, इससे संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, जो आपके जेपीएससी एग्जाम में आ सकता है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, इसको बनाने के बाद अभी तक जो भी क्लासें बताए हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अप हो जाएगा।
समझ गए ना। और कॉन्फिडेंस लेवल अप होने का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग सभी कोई सॉल्व करेंगे पहले खुद से, है ना। नहीं होता तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आंसर हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट में आंसर करते हैं ना तो उसको हम लोग देखते भी हैं, है ना, किसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो आप लोग कमेंट में आंसर करते चले जाइएगा, उससे कॉन्फिडेंस भी होगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को गेस भी कीजिएगा ना, एक अलग तरह का, है ना, एक अलग तरह का जो है ना कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है, इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, है ना। तो गेस करने का भी एक आइडिया जो है ना वो तभी क्रिएट हो पाएगा जब आप अटेम्प्ट लीजिएगा। तो सिर्फ देख लिए सुन लिए तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिएगा और अटेम्प्ट लेकर के हमें आंसर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज क्लास, यानी कि CNT एक्ट 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न। स्टडी फॉर PCS एग्जाम पर CNT SPT एक्ट यानी कि झारखंड में जमीन संबंधी अधिनियम एवं कानून पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं CNT एंड SPT एक्ट पर बेस्ड। ये जो CNT एंड SPT एक्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑलरेडी आज के क्लास पर बेस्ड होगा, यानी कि क्लास 1 में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसी पर बेस्ड आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सब का सब क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, ठीक है। हम लोग आज जो है बेसिक पढ़े हैं, ये आप लोग का आज का क्लास 1 था, है ना, CNT एक्ट पर। और बेसिक जो है जिसमें हम लोग कंप्लीट अध्याय के बारे में भी देख लिए कि 19 अध्याय है वो क्या क्या है, साथ में जो है सो धारा कौन कौन सा अध्याय का कौन कौन सा धारा है ना, किस अध्याय का क्या प्रावधान है, वो हम लोग डिस्कस किए आज के क्लास में। और जो अनुसूची है, अनुसूची A, शेड्यूल A और शेड्यूल B, उसको भी आज डिस्कस किए। तो उस पर बेस्ड जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का जो क्वेश्चन है सेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बेस्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप जो है 5 क्वेश्चन CNT एक्ट से पूछता है। टोटल तो जमीन संबंधी कानून से जो है अधिनियम से 12 प्रश्न आता है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन जो आपका CNT पर बेस्ड आएगा उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो है सो आज के क्लास से ही आने का पूरा चांस है और हमेशा पूछता है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो क्लास ज़रूर से अटेंड कर लीजिएगा और पूरे तरह से उसका एक प्रॉपर नोट्स भी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है 1885 में पारित हुआ है ना। 1885 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आप लोग को पास इस पर्टिकुलर सेशन का PDF अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो PDF ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि PDF से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में। PDF जो है आपको, है ना, PDF जो है आपको मिलेगा दास सर ऑफिशियल जो हम लोगों का ऐप है ना, उस ऐप पर आप लोग उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें आपको नोट्स सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको इस पर्टिकुलर क्लास का साथ में इस ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका भी आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा देखने को।
आप वहाँ से इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व की प्राप्ति के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया? ऑप्शन है रेगुलेशन अधिनियम 1793, 92, 73 और 1893। तो राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेशन अधिनियम 1793। 1793 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बोल रहा है, प्रशासन सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत कब छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट को पारित, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट, टेन्योर एक्ट ने लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट को कब पारित किया गया है ना? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 1879। 1879 में जो है लैंड एंड टेनेंट प्रोसीड्योर एक्ट को पारित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कोई जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिए और साथ ही में जो है इस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चंस राइट किए हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी अप होगा जब आप क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ही जो है, मेरे आंसर करने से पहले ही जब आप आंसर कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलता है, एक गेस करने का आइडिया भी जनरेट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की रूपरेखा किसने तैयार की? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो रूपरेखा है ना, वो तैयार किए थे जॉन एच हॉफमैन। इनका पूरा नाम है जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन। ये एक्चुअल में एक थे जर्मन पादरी जो छोटा नागपुर क्षेत्र में काफ़ी सामाजिक कार्य में सक्रिय थे। इन्होंने ही जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की रूपरेखा यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में इसको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये आपका किस प्रमंडल में लागू है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, ऑल राइट है ना। बट इसके अलावा भी एक प्रमंडल बचा हुआ है जिसमें कि ये CNT एक्ट लागू है, ठीक है। तो वो प्रमंडल कौन सा है उसको आप लोग कमेंट में आंसर करके बताइए। कमेंट में बताइए कि एक प्रमंडल कौन सा है जिसको हम लोग छोड़े हैं। कोई स्टूडेंट डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं है ना, इससे पहले जो बेसिक क्लास है उसको अटेंड नहीं किए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो काइंडली पहले क्लास को अटेंड जरूर कर लीजिए, क्योंकि क्लास को अटेंड करने से आपको एक अलग टाइप का क्लास मिलेगा। वैसे ही CNT एक्ट जो है जो डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट लोगों के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट जैसे ही आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अटेंड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितने ईजी वे में इस क्लास को समझाए हैं, और आपको ईजी भी एक्चुअल में लगेगा, सब कुछ आसानी से याद भी हो जाएगा। इसलिए अगर आप क्लास को अटेंड प्रॉपरली कर लिए हैं, प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो सब का सब क्वेश्चन सॉल्व भी होगा और साथ ही साथ याद भी हो जाएगा, अलग से याद करने का जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय है। कितना अध्याय है? तो 19 अध्याय है, 19 चैप्टर, और कितना धारा है? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में जो कुल धारा है वो है 271, 271 धारा है। कितना धारा है? 271, ठीक है, 271 धारा है, और 2 अनुसूची है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछता है कितना अनुसूची है, तो 2 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किस वर्ष प्रथम बार संशोधन किया गया? किस वर्ष प्रथम बार संशोधन किया गया? तो याद रखिएगा 1994 राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो है 1994 में जो है CNT एक्ट में संशोधन
किया गया था। दूसरी बार संशोधन कब किया गया है ना, CNT एक्ट में, CNT एक्ट में सेकेंड टाइम कब संशोधन किया गया, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है ना। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन ने पूछ रहा है नहीं है, तो फर्स्ट को ऑप्शन है आपका आदिवासियों की ज़मीन को बाहरी लोगों से बचाना। तो यस डेफिनेटली ये तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग जो थे वो बहुत ही भोले भाले थे, है ना। और जो है सो यहाँ के मतलब उन लोगों के बीच में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार, जागरूकता भी नहीं था, तो बाहरी लोग जो है सो आसानी से बाला फुसला के उन लोगों का ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, ज़मीन खरीद लेते थे। तो ये तो भाई इसका उद्देश्य है ना। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह को खत्म करना या नियंत्रित करना, समझ गए। तो ये जो CNT एक्ट 1908 में आया ना, इसको बिरसा मुंडा आंदोलन, समझ गए ना, बिरसा मुंडा आंदोलन जो 1895 से लेकर के 1900 तक चला, ठीक है ना, ये आंदोलन का भी परिणाम के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका जनजातियों की भूमि संबंधी अधिकार की रक्षा करना। यस डेफिनेटली भूमि संबंधी अधिकार की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य था, है ना, तो ये भी होगा। तो नेक्स्ट बोल रहा है जनजातियों की को भूमि से कानूनन बेदखल करना। तो यस ये उद्देश्य नहीं था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो जनजातियों को भूमि से बेदखल करना इस कानून का उद्देश्य नहीं था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को क्लिक कर दीजिए। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया। किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया, है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन को हो जाएगा ऑप्शन सी 1902। 1902 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1902 में पहली बार जो है तो वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर, है ना, रैयतों एवं जमींदारों को जमीन का आवंटन किया गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें पूछ रहे हैं आपको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 3 में किसका उल्लेख है। अध्याय 3 में किसका उल्लेख है, तो याद रखिएगा अध्याय 3 में जो है ना, अध्याय 3 में आपको उल्लेख है भूधारक का, यानी कि टेन्यूर होल्डर का। तो भूधारक हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है अधिभोगी रैयत, तो भाई अधिभोगी रैयत का किस में वर्णन है, तो याद रखिएगा अधिभोगी रैयत का चैप्टर 4 में वर्णन किया गया है। चैप्टर 4 में अगर आपसे पूछेगा कि CNT एक्ट के अध्याय 4 में किसका अध्ययन है उल्लेख किया गया है, तो अधिभोगी रैयत हो जाएगा। काश्तकारों के वर्ग यानी क्लासेस ऑफ टेनेंट्स का किस में वर्णन है, तो याद रखिएगा अध्याय 2 में वर्णन है ना। नेक्स्ट अगर पूछेगा खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत का किस में वर्णन है, तो अध्याय 5 में वर्णन है। समझ गए, ये भी कई बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको एकदम दिमाग में सेट करके रखना है ना, एग्जाम में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 6 में किसका उल्लेख है, तो याद रखिएगा अध्याय 6 में अंधी भोगी रैयत का उल्लेख किया गया। अध्याय 6 में किसका उल्लेख किया गया है, अंधी भोगी रैयत का, यानी कि नन ऑक्यूपेंसी रैयत बोलते हैं इसको, नन ऑक्यूपेंसी रैयत, है ना। जब हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे तब आपको इजीली समझा देंगे कि अंधी भोगी रैयत यानी नन ऑक्यूपेंसी रैयत क्या होता है ना। नन ऑक्यूपेंसी रैयत में क्या क्या प्रावधान है, समझ गए। इसमें बेसिकली आपका जो है प्रारंभिक लगान और पट्टा के बारे में बताया गया है, लगान की वृद्धि में शर्तें, है ना, रैयत से बेदखल करने का आधार और जो कंडीशन है उस सब के संबंध में इसमें बात किया गया है। तो सब कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में इसमें आपको समझा दिया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपको बोल रहा है खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा है 12 नंबर चैप्टर 12 क्वेश्चन जो है ना, 12 क्वेश्चन में थोड़ा समझिए।
जो अंधी भोगी रैयत है, ये तो आपका जो है अंधी भोगी रैयत है ना, ये आपका हो गया चैप्टर 6, अंधी भोगी रैयत आपका हो गया चैप्टर 6, ठीक है। लेकिन लगान के समान उपबंध का डिस्कशन किया गया अध्याय 9 में, है ना। सब चैप्टर का आपके पास एकदम आइडिया होना चाहिए। अध्याय 9 में क्या है, लगान के समान उपबंध के बारे में डिस्कस किया गया, जनरल प्रोविजन एज टू रेंट, ठीक है। और सी जो है भूस्वामी और काश्तकार के उपबंध, भूस्वामी और काश्तकार के उपबंध, इसको डिस्कस किया गया अध्याय 10 में, चैप्टर 10 में। तो अगर आपसे पूछता है कि सीएनटी एक्ट के चैप्टर 10 में है ना किसका चर्चा किया गया है, तो याद रखिएगा मिसलेनियस प्रोविजन फॉर लैंड एंड टेनेंट्स, यानी कि भूस्वामी और काश्तकार के उपबंध पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है आपका रूढ़ि एवं संविदा। रूढ़ि एवं संविदा को इंग्लिश में बोलते हैं कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए टर्म बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जरूर है, रूढ़ि और संविदा समझ में नहीं आता रहता है कि इसका मतलब क्या होगा, और ऐसा ऐसा हजारों टर्म आपको सीएनटी एक्ट में मिलेगा, बट अगर आप उसको जनरल भाषा में समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रूढ़ि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कस्टम्स, और संविदा को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कस्टम्स रीति रिवाज है ना, कस्टम्स सभी को जानते हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी सभी को जानते हैं, तो बहुत आसान है, समझ गए ना। तो ये चैप्टर 11 में इसका डिस्कशन किया गया है, अध्याय 11 में। नेक्स्ट आ जाइए आप, क्वेश्चन है खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयतों, ग्राम प्रधानों, काश्तकारों के अन्य वर्गों के अधिकार उल्लेख सीएनटी एक्ट 1908 के किस अध्याय में किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अध्याय 15। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका सेशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अध्याय 15 में इसका वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछता है कि अध्याय 12 में किसका उल्लेख किया गया है भाई, तो अध्याय 12 में उल्लेख किया गया अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड रेंट, ये आपका अध्याय 12 में है। अगर आपसे पूछता है कि अध्याय 13 में किस चीज़ का उल्लेख है, तो याद रखिएगा अध्याय 13 में भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख, समझ गया ना, रूपांतरण एवं अभिलेख का चर्चा है। आपसे अगर पूछता है अध्याय 14 में किसका उल्लेख है, तो अध्याय 14 में याद रखना अध्याय 14 में उल्लेख किया गया है भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा एवं अभिलेख, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा और अभिलेख, डैट मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज्ड लैंड, विशेषाधिकार युक्त भूमि को बोलते हैं प्रिविलेज्ड लैंड, समझ गए है ना। लैंडलॉर्ड्स का प्रिविलेज्ड लैंड का रिकॉर्ड्स के बारे में इसमें आपको चर्चा किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में परिसीमन यानी कि लिमिटेशन के संबंध में उल्लेख मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो याद रखिएगा परिसीमन का उल्लेख जो है, जिसको परिसीमा भी बोलते हैं, है ना, इसको 230 से लेकर के 238 तक, ठीक है। याद रखिएगा इसका उल्लेख जो है 230 धारा से लेकर के 238 तक किया गया है, ठीक है। इसका उल्लेख अध्याय 17 में है, इसका उल्लेख किस में है, अध्याय 17 में है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई अध्याय 9 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया है, तो आपको इससे पहले बताएं जनरल प्रोविजन एज टू रेंट, यानी कि लगान के बारे में समान उपबंध का उल्लेख है अध्याय 9 में। अध्याय 12 में आपको बता चुके हैं कि अधिकार अभिलेख और लगान का निर्धारण के बारे में बात बताया गया है ना। अध्याय 17 आपको बता ही दिए, है ना। और उसके बाद जो है आपका एक बचा अध्याय 19। तो अध्याय 19 में किस चीज़ का चर्चा है, याद रखिएगा ये हम लोगों का सीएनटी एक्ट का लास्ट अध्याय है, जिसमें अनुपूरक उपबंध के बारे में बताया गया है ना। अनुपूरक उपबंध, अनुपूरक उपबंध को इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंटल प्रोविजन, अनुपूरक उपबंध यानी कि सप्लीमेंटल प्रोविजन, समझ गए ना, के बारे में आपको मिलेगा यहाँ पर चर्चा, ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनुपूरक उपबंध जो है 257 से लेकर 271 तक इसका चर्चा किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, ऑब्जेक्टिव सेशन का, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 में किसका उल्लेख मिलता है। तो अध्याय 18 में याद रखिएगा भंडारी खूंटकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध पर चर्चा किया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और ऑप्शन बी है आपका लगान के समान उपबंध। आई थिंक सो, अगर याद हो गया होगा आप लोगों को कि लगान के समान उपबंध यानी जनरल प्रोविजन ऑफ रेंट चैप्टर 9 में डिस्कस किया गया है। भूस्वामी एवं काश्तकार के विविध उपबंध ये चैप्टर 10 में डिस्कस किया गया है। रूढ़ि एवं संविदा कस्टम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर 11 में डिस्कशन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोगों को CNT एक्ट का जो भी बेसिक है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, साथ में जो अध्याय है 19 अध्याय उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए कि यहाँ से आ रहा है एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से इसको तैयार कीजिए, इसका PDF नोट्स भी इंस्टॉल कर लीजिए ऐप से और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा इसे भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को, जो कि यूट्यूब पे पब्लिश किया जा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सभी कोई इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना एकदम मस्ट है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट मिले, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्लास का जो है सो एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JPSC एग्ज़ाम। थैंक यू।